हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं वन लाइनर की बात नहीं करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यू ऑन विलियम शेक्सपियर। एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सरल से कठिन की ओर हम लोग चलेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आज। आइए शुरू करते हैं, फटाफट ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट ईयर शेक्सपियर बॉर्न। तो शेक्सपियर बॉर्न हुए थे 1564 में, यानी 1564 में पैदा हुए थे, ठीक है। और इनका जो डेथ है वो 1616 में हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन विच टाउन और सिटी। तो किस शहर या कस्बे में पैदा हुए थे? वो शहर है फ्रेंड्स स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। इसमें जो एवन है ना, आपको बता दें, वह रिवर, एक नदी है, एवन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। तो आपको बता दें, शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो बोले थे रॉबर्ट ग्रीन। और ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी जो है रॉबर्ट ग्रीन जो है, उन्होंने शेक्सपियर को क्या बोला था? अपस्टार्ट क्रो बोला था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कौन है? तो ये यूनिवर्सिटी बीट्स में से एक है, जैसे जॉन लिली हैं, वो भी यूनिवर्सिटी बीट्स से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इन व्हाट ईयर एज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। तो ग्लोब थिएटर की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1599 में बना था। 1608 में अगर बात करते हैं तो जॉन मिल्टन का डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, 1613 की अगर बात करते हैं तो 1613 में आपको बता दें फ्रेंड्स, ग्लोब थिएटर में आग लगा था हेनरी 8 के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेक्सपियर, थोड़ा सा, हाँ, शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विथ विच एथर ऑन द प्ले द टू नोबल किंग्समैन। तो आपको बता दें, द टू नोबल किंग्समैन किसके साथ विलियम शेक्सपियर कोलैबोरेट किए थे? इसमें ऑप्शन दिया है मार्लो, बिल्कुल नहीं है, फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट, थॉमस मिडल्टन और जॉन लेचा। तो आपको बता दें, ये हैं जॉन लेचा। आपको बता दें, जॉन लेचा जो है, इसमें मैंने जो पढ़ा है वो जॉन फ्लेचर हैं। कौन है? जॉन फ्लेचर हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है जॉन लेचा। तो आपको बता दें, जॉन लेचा ही शायद जॉन फ्लेचर होंगे, यहाँ तक मैंने सर्च किया, लेकिन जॉन फ्लेचर ही हैं जो कोलैबोरेट किए हैं, द टू नोबल किंग्समैन, ठीक है। इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई। तो मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1616। शेक्सपियर का जो डेथ हुआ था वो 1616 में हुआ था। 1642 में आपको बता दें, जो थिएटर से वो क्लोज हो गए थे। 1599 की अगर बात करते हैं तो ग्लोब थिएटर बनकर तैयार हुआ था। और 1623 की अगर बात करते हैं तो 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज का। In which year Shakespeare's first collection edition of plays called the first folio published। तो आपको बताया था 1523 में, 1623, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर के ड्रामाज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्ले डिड शेक्सपियर राइट। तो शेक्सपियर जो कितने प्ले लिखे थे आपको पता होगा, 37 है। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, 37 प्लेस हैं। और एक प्ले और उन्होंने लिखा था जिसका नाम है कॉर्डेनियो। क्या है? कॉर्डेनियो था। और कॉर्डेनियो एक्चुअली खो गया, लॉस्ट हो गया, नहीं मिला, लेकिन हम जानते हैं 37 प्लेज उन्होंने लिखे थे। व्हाट हैपेंड टू द ग्लोब थिएटर इन 1613। तो 1613 में क्या हुआ था ग्लोब थिएटर के साथ? तो वह हुआ था इट बर्न डाउन, वह जल गया था 1613 में, जब शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर के द्वारा पब्लिश या कोलैबोरेटेड एक था जिसका नाम था हेनरी 8 के परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग गया था, ठीक है फ्रेंड्स। 1599 में बनकर तैयार हुआ था ग्लोब थिएटर। मोस्टली जो शेक्सपियर के ड्रामाज हैं वो ग्लोब थिएटर में ही परफॉर्मड हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। हाउ इज सैम वानमेकर कनेक्टेड विद द शेक्सपियर। कह रहे हैं कि सैम वानमेकर जो है फ्रेंड्स, वो किस प्रकार से शेक्सपियर से कनेक्टेड है। तो आपको बता दें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इट वाज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब थिएटर। कह रहे हैं कि उनका एक स्वप्न था कि क्या ग्लोब थिएटर को पुनः निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन थे? सैम वानमेकर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंटेड। देखिए, एक्चुअली पूछा है कि कितने जो वर्ड्स हैं उन्होंने इन्वेंट किए हैं शेक्सपियर ने, वो है अबाउट 3000, लगभग 3000 शब्दों को उन्होंने इन्वेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस। अच्छा, कब लिखे हैं अपने प्लेस को? तो 16वीं एवं 17वीं सेंचुरी में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16वीं एवं 17वीं सेंचुरी में उन्होंने अपने प्लेस को लिखा है और लगभग 350 साल को कवर करने की कोशिश किया है विलियम शेक्सपियर ने। डन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वीनस एंड एडोनिस जो है वाज रिटेन इन। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि जो वीनस एंड एडोनिस जो नैरेटिव पोएम्स है विलियम शेक्सपियर के द्वारा किस में लिखा गया है? तो 6 लाइन स्टेंजा है।
ठीक है, 6 लाइन स्टेंजा है, नैरेटिव पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, which of the following plays is not known to have been based on any existing literary and historical work। कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ऐसा ड्रामा है जो किसी भी प्रकार का लिटरेरी और हिस्टोरिकल वर्क पर बेस्ड नहीं है, तो कौन है, और वो है द टेम्पेस्ट। ठीक है, द टेम्पेस्ट। 14 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। द टेम्पेस्ट लिखा गया था 1611 में, रोमांटिक ट्रैगिक कॉमेडी कह सकते हैं, रोमांस कह सकते हैं। ठीक है, द टेम्पेस्ट, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट नोशन ऑफ शेक्सपियर। नोशन माना होता है धारणा, क्या होता है, सॉरी नोटिस है। द फर्स्ट नोटिस ऑफ शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट अकर इन, तो कह रहा है ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट। इस वर्क को ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया ये वर्क है। इसी में उन्होंने अब स्टार्ट करो बोला था विलियम शेक्सपियर को, कौन, रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, और इसमें अकर किया गया है कि शेक्सपियर जो है एक ड्रामेटिस्ट हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि हु एडिटेड हाउ टू डू थिंग्स विद शेक्सपियर। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको, हाउ टू डू थिंग्स विद शेक्सपियर, न्यू अप्रोचेस न्यू एसेस, किसने एडिट किया है, तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, लॉरी मैग्रे, लॉरी मैग्रे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, हाउ द रिनेंसा, मिसलेनियस है, यूज्ड सोर्सेस द आर्ट ऑफ मिसकोटेशन, मिसकोटेशन इज रिटेन बाय। तो देखिए इतना बड़ा एक वर्क है और यह 17 का आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो जूली मैक्सवेल होगा। जूली मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है कि हाउ द रिनेंसा यूज्ड सोर्सेस द आर्ट ऑफ मिसकोटेशन, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, जूली मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया यह वर्क है, इस पर, रिनेंसा पर। 18 की बात करते हैं फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि वाचिंग एज रीडिंग, वाचिंग एज रीडिंग द ऑडियंस एंड रिटेन टेक्स्ट इन शेक्सपियर प्ले हाउस इज एन एस्से। ये क्या है, यह एक आपको बताना एक एस्से है और लिखा गया किसके द्वारा, तो ये जो टिफेनी स्टर्न है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टिफेनी स्टर्न के द्वारा लिखा गया है वाचिंग एंड रीडिंग द ऑडियंस एंड रिटेन टेक्स्ट इन शेक्सपियर प्ले हाउस। एक एस्से है जो टिफेनी स्टर्न के द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, हु इज साइक्रोस इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट एक रोमांस है, ठीक है, तो इसमें पूछा है साइक्रोस है कौन। साइक्रोस जो है मदर ऑफ कैलिबन है, कौन है, कैलिबन की माँ है साइक्रोस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कैसियस, पोर्सिया और एक्टेवियस आर द कैरेक्टर्स इन। तो कैसियस, पोर्सिया और एक्टेवियस जो है आपको बता दें जूलियस सीजर के कैरेक्टर हैं, किसके, जूलियस सीजर के। ठीक, आगे बढ़े, देखिएगा पोर्सिया जो है फ्रेंड्स मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी है लेकिन कैसियस नहीं है। एक्टेवियस दो जगह है, एंटोनियो क्लियोपेत्रा और जूलियस सीजर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। लेकिन कैसियस, पोर्सिया और एक्टेवियस को पूछा है तो इसका मतलब है जूलियस सीजर। 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 की ओर तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ शेक्सपियर प्ले पोस्ट 1599 प्लेज वेयर स्टेजेस। कह रहे हैं कि 1599 के बाद, क्योंकि 1599 में ग्लोब थिएटर बनकर तैयार हुआ था, तो कह रहे हैं कि 1599 के बाद शेक्सपियर के जितने भी ड्रामास थे ना वो मोस्टली कहाँ हुए हैं, ग्लोब थिएटर में परफॉर्म हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 22 की बात करते हैं कि व्हाट डज साइलॉक डिमांड दैट एंटोनियो प्लेज एज बॉन्ड फॉर द लोन। तो कह रहा है कि क्या मांगा था साइलॉक जब लोन मांगा गया था एंटोनियो के द्वारा, तो कह रहे हैं कि साइलॉक ने डिमांड किया था ए पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए पाउंड ऑफ फ्लैश बोला था कि अगर आपको पैसा चुकता करने में देरी हुई तो आपके शरीर से 1 पाउंड मांस, समझ रहे हैं ना, फ्लैश काट लिया जाएगा, ऐसा उसने बोला था। और एंटोनियो तैयार भी हो गया था। और बाई चांस आपको बता दें लोग समय से लोन चुकता भी नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद साइलॉक कहता है कि तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस काटा जाएगा। हाउ डू मोस्ट क्रिटिक्स डिस्क्राइब साइलॉक। देखिए साइलॉक के इस कुकृत्य की वजह से कितने सारे क्रिटिक्स जो हैं क्या बोले हैं साइलॉक को, तो साइलॉक को उन्होंने बोले हैं लोग देयर इज नो कॉन्सेसस। क्या बोले हैं लोग, देयर इज नो कॉन्सेसस। कॉन्सेसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, सर्वसम्मति, यानी उसके अंदर सर्वसम्मति नहीं है, जो चाहे वो बोल दे रहा था। तो वही पोर्सिया आकर के कहती है कि ठीक है तुम मांस काट लेना लेकिन उसके बॉडी से एक भी खून का कतरा नीचे नहीं गिरना चाहिए।
तब वो हार मान लेता है फाइनली। आगे बढ़ते हैं 24 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ आर अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो आपको बताया था हैमलेट, जिसे हम लोग शॉर्ट में होक्म के नाम से जानते हैं। क्या? होक्म के नाम से जानते हैं। यह 1600 से लेकर के 1606 के बीच में चारों ट्रेजेडी घटित हुआ है, ठीक है, अकर हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज इसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग एंड क्लैमिटी कंडक्टिंग टू डेथ। इंपॉर्टेंट है, एसी ब्रेडली का ये लाइन है, यानी 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एसी ब्रेडली के द्वारा बोला गया है कि अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज एसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग एंड क्लैमिटी, ठीक है, कंडक्टिंग टू द डेथ। यानी कह रहे हैं कि सफरिंग मने दुखों का और क्लैमिटी मने वज्रपात का एक क्या एक कहानी है जो अंततः मौत की ओर लेकर जाती है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की ये इन्होंने परिभाषा दिया है एसी ब्रेडली साहब ने, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, द ग्रेव डिगर सीन। ग्रेव डिगर सीन आपको बता दें यह हैमलेट्स में बिगिन होती है। हैमलेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कह रहा है कि ग्रेव डिगर सीन जो है यह कॉमिक रिलीफ है। क्या है? कॉमिक रिलीफ है हैमलेट में, ठीक। जब वो कब्र खोदा जा रहा होता तो कंकाल दिखाया जाता है वहाँ पर, तो कॉमिक रिलीफ है इन हैमलेट। मेजर फॉर मेजर की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, डार्क कॉमेडी में आता है, पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर्स। तो रोमांटिक कॉमेडी, जोएस, ड्रामेटिक कुछ भी नहीं होगा, डार्क कॉमेडी में आता है मेजर एंड मेजर, मेजर फॉर मेजर, ठीक है, डार्क कॉमेडी है। सॉरी, हु इज ओर्सिनो इन लव विद द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। ये देखिए ओर्सिनो की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, ट्वेल्थ नाइट का एक कैरेक्टर है और किसके प्यार में पड़ा हुआ है? वो है ओलिविया। ओलिविया, और ओलिविया लगभग बोल दिया ओर्सिनो से कि वो 7 साल तक नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि ओलिविया के भाई का डेथ हुआ रहता है और वो ओर्सिनो से कह देती है कि वो करीबन 7 साल तक उसे नहीं मिलेगी, यानी अपने भाई के मरने के शोक में वो रहती है, ठीक है। ये ओलिविया जो है, ओर्सिनो जो है ओलिविया के प्यार में पड़ा रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। वेयर डज ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस। ट्वेल्थ नाइट जो है फ्रेंड्स इलेरिया, इलेरिया में क्या हुआ है? घटित हुआ है। सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? इलेरिया में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि व्हाट इज ट्वेल्थ नाइट्स अल्टरनेट टाइटल। तो अल्टरनेट टाइटल जो है फ्रेंड्स व्हाट यू विल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ट्वेल्थ नाइट का जो अदर टाइटल है वो है व्हाट यू विल। 31 की बात करते हैं कि along with as you like it, the Merchant of Venice, Twelfth Night is referred to as one of Shakespeare's so called plays। तो क्या बोला जाता है आपको बता दें, यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका नाम है ट्रांसवेटाइट। ट्रांसवेटाइट का मतलब होता है समलैंगिक। क्या होता है? समलैंगिक होता है, समलैंगिक होता है ट्रांसवेस्टाइट का मतलब। और कह रहा है कि ये प्ले का नाम मैं पुनः बता दे रहा हूँ आपको, प्ले का नाम मैं पुनः बता दे रहा हूँ। प्ले है एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और ट्वेल्थ नाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम ट्रांसवेस्टाइट प्लेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे हम समलैंगिक कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। हु इज ट्राइंग टू कोट ओलिविया एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। तो कह रहे हैं कि हु इज ट्राइंग टू कोट ओलिविया, यानी ओलिविया को मनाने के लिए कौन कौन कोशिश कर रहा है प्ले के शुरुआत में। तो ऑप्शन 32 का डी हो जाएगा, वो है ओर्सिनो। ओर्सिनो और सर एंड्रयू एक्चिक जो है, ये दो लोग ओलिविया को मनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ओलिविया ने सीधे मना कर दिया कि वह 7 साल तक किसी से मिलेगी नहीं, और ये दोनों प्ले की शुरुआत में ही मनाने की कोशिश करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, निवेदन करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, द टेम्पेस्ट इज प्ले बाय विलियम शेक्सपियर प्रोबेबली रिटेन इन। तो आपको बता दें विलियम शेक्सपियर के द्वारा अंतिम समय में जो लिखा गया था, जो आपको बताया था विंटरस्टेल, सिमेलिन और जो क्या है टेम्पेस्ट है, ये आपको बता दें कि यह रोमांस है और ये लिखा गया था 1610 और 11 के बीच में, ठीक है, 1610 और 11 के बीच में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे कि फ्रॉम विच कंट्री इज ओलोंसो शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में होता है तूफान में फंस जाता है वो जहाज। ओलोंसो का जो जहाज होता है किस क्या पूछ रहे हैं, किस देश से वापस आ रहा होता है। तो आपको बता दें वो शहर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्यूनिस से। जैसा मैंने आपको बता दिया है, टेम्पेस्ट भी मैंने पढ़ा दिया वन लाइनर, जरूर एक बार देखिएगा, हिंदी समरी है। ट्यूनिस से ओलोंसो का शिप एलिजाबेथ की शादी हो रही होती है, वहीं से जहाज वापस आता है और टेम्पेस्ट में फंस जाता है। तो वो शहर है, वो देश है ट्यूनिस। नेक्स्ट है ओवर हाउ मेनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस। तो कितने समय में घटित होता है टेम्पेस्ट, तो वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मात्र 1 दिन की कहानी है द टेम्पेस्ट बाई विलियम शेक्सपियर। व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनांड डूइंग द प्ले फाइनल सीन। कह रहा है कि फाइनल सीन में
मिरांडा और फर्डिनेंड क्या करते हुए नजर आते हैं? तो आपको बता दें, कह रहा है प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेल रहे हैं, कैरिंग वुड, लकड़ी ढो रहे हैं, नहीं, प्लेइंग चेस, ये सही हो जाएगा, प्लेइंग टैग, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 36 का, वो है प्लेइंग चेस। अंतिम समय में वो चेस खेल रहे होते हैं, कौन? फर्डिनेंड और मिरांडा। What shape does Ariel assume at the magical banquet in act थर्ड सीन थर्ड? कह रहा है कि जो एरियल है ना, आत्मा जो है एरियल, वो कह रहा है कि जो मैजिकल बैंक्वेट होते हैं, जो भोजन होते हैं, वो किसमें? सीन थर्ड एक्ट थर्ड में। तो वो कौन सा आकार लेता है? कौन? जो एरियल है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन 37 का ए हो जाएगा, हार्पी। हार्पी भी एक तरह का बाज होता है, हार्पी के रूप में वह अपना रूप बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि व्हाट डज प्रॉस्पेरो गिव एज हिज रीजन फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली? पूछा जाता है कि कैलिबन को आप इस तरह से बुरी तरीके से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो वो कहता है प्रॉस्पेरो कि कैलिबन अटेम्प्टेड टू रेप मिरांडा, कैलिबन मिरांडा को रेप करने की कोशिश किया है, इसलिए प्रॉस्पेरो जो है कैलिबन को बैडली ट्रीट करता है। ठीक है ना? चलिए, व्हाट डज कैलिबन से इन हिज चीफ प्रॉफिट? चीफ माने मुख्य, जो लाभ क्या है फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज? आपको बताया था जो किताब था, जादुई किताब, उस किताब से वह जान गया था, उसको उसने क्या बोला था? चीफ प्रॉफिट बोला था। और वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है कि ही नोज हाउ टू कर्स, वह जान गया था उस किताब से कि किस तरीके से अभिशाप दिया जाता है, श्राप दिया जाता है, कैलिबन को यह पता था। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रॉस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म? उसके बाद कहता है, मतलब प्रॉस्पेरो जो है फ्रेंड्स एरियल से अंतिम जो काम है वो करने के लिए बोलता है। वो कहता है 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहता है कि टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली। जो ट्यूनिस से आ रहा है ना, वो कहता है कि क्या करो, समुद्र को बिल्कुल शांत रख दो ताकि उनका जो बेड़ा है, जो फ्लीट है, जो जहाज है, वो आसानी से इटली लौट जाए। ठीक है, यह एरियल से प्रॉस्पेरो ने बोला था। What does Antonio plan to respond to Shylock insist to call his pound of flesh? अच्छा, क्या बोला था? ये 41 का है फ्रेंड्स। ऑप्शन पूछ रहा है कि हाउ डज एंटोनियो प्लान, किस प्रकार से एंटोनियो योजना बनाता है साइलॉक के उत्तर देने में, कि किस तरह से वह क्या करेगा, उसके बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश ले लेगा। तो कह रहा है कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 41 का। वो कह रहा है कि सॉरी, ऑप्शन डी नहीं होगा, 41 का डी ही होगा, विथ क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट। ठीक है, विथ क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट से वो क्या करेगा, वो उसके 1 पाउंड मांस जो है देने की कोशिश करता है, ऐसा योजना बनाता है विथ क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट, मतलब पूरे अंत आत्मा के साथ पूरे शांतिपूर्वक वो विचार बनाता है, इस पर योजना बनाता है। तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 की बात करते हैं कि व्हाट डज बेसिनियो ऑफर साइलॉक टू परसाड हिम टू फॉरफिट हिज बॉन्ड? फॉरफिट का मतलब होता है आपको अर्थदंड, यानी जो बॉन्ड का अर्थदंड है ना, बेसिनियो ऑफर साइलॉक टू परसाड हिम, यानी क्या ऐसा ऑफर देता है बेसिनियो साइलॉक को मनाने के लिए? तो वो 6000 डुकेट्स उसके स्थान पर देने के लिए बोलता है। लेकिन क्या साइलॉक मानता है कि नहीं मानता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6000 डुकेट्स देने के लिए बोलता है। व्हाट डज साइलॉक डू इन एंटिसिपेशन ऑफ द जजमेंट? तो कह रहे हैं कि साइलॉक क्या करता है, यानी जजमेंट का जो प्रत्याशा है ना, वो क्या करता है साइलॉक? तो आपको बता दें 43 का जो ऑप्शन बी है वह हो जाएगा वेट्स हिज नाइफ। वो क्या कर रहा है, वह अपने चाकू को धार दे रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शान रखना, है ना, यानी अपने चाकू को वह धार दे रहा था और उस समय वह अपने जजमेंट को फाइनल करने की कोशिश कर रहा है कि उसके शरीर से क्या किया जाएगा, मांस 1 पाउंड लिया जाएगा, क्योंकि वो समय से पैसा चुकता नहीं किया है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द पर्सन हु कम्स टू जज एंटोनियोस ट्रायल? तो कौन है ऐसा? वो है, आपको बताता हूँ, बाल्थजार है। ठीक है, बाल्थजार है, वो आता है क्या बन करके, टू जज एंटोनियस ट्रायल, यानी एंटोनियो के मुकदमे को जज करने के लिए कौन आता है, वो बाल्थजार है। ठीक है, और एज ए वकील कौन आता है, वो पोर्सिया आती है। तो बाल्थजार कौन है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाल्थजार किसके रूप में, मतलब ओरिजिनली कौन है? आगे बढ़ते हैं कि हु या व्हाट इज बेसिनियो रेफरिंग टू दी फॉलोइंग लाइन्स? बेसिनियो किसको कहता है कि दाउ पेल एंड कॉमन ड्रज
ट्विन मैन एंड मैन, यानी इसका मतलब यह कह रहा है कि तुम जो पीले और सामान्य क्या हो परिश्रमी व्यक्ति हो ना, व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच में, तो वो यही कह रहा है। ये किसको निर्देशित करते हुए, रेफरिंग करते हुए बोलता है, वैसे नहीं हो। तो वो आपको बता दें 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक हो जाए क्या है सी, द सिल्वर कॉस्केट को रेफरिंग करते हुए बोलता है। ठीक है, द पेल एंड कॉमन ड्रज ट्विन मैन एंड मैन, द सिल्वर कॉस्केट। 46 की बात करते हैं, व्हाट डज पोर्सिया डिस्गाइज एज ए लायर। देखिए लायर मैंने बोला ना, वकील के रूप में कौन आई थी, पोर्सिया आई थी। से दैट साइलॉक मस्ट नॉट डू, यानी साइलॉक को ऐसा नहीं करना चाहिए। साइलॉक का मतलब देखिए साइलॉक क्या कर रहा था, उसके बॉडी से मांस काट करके 1 पाउंड लेना चाहता था। व्हेन ही कट्स ऑफ ए पाउंड ऑफ एंटोनीस फ्लेश, तो उसने बोला था कि क्या उसने कहा कि ठीक है साइलॉक को बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा करता भी है तो एक चीज़ नहीं होना चाहिए, वो क्या, स्पिल अ ड्रॉप ऑफ हिज बॉडी, यानी सिर्फ मांस की बात हुआ है बॉन्ड में, और बॉन्ड में अगर मांस की बात हुआ तो सिर्फ फ्लैश के अलावा साइलॉक के बॉडी से एक कतरा जो रक्त होता है, खून होता है, वो ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। बाकी जितना मांस हो वो काट ले, अपना 1 पाउंड जो लेना ले सकता है। अब आप बताइए कि चांसेस है ही नहीं बिल्कुल, यानी मांस लेने के लिए रक्त तो गिरेगा ही। 47 की बात करते हैं, साइलॉक डिसलाइक्स एंटोनियो इंटेंशनली बिकॉज एंटोनियो, अच्छा कह रहा है कि साइलॉक जो है एंटोनियो को नापसंद करता है, क्योंकि एंटोनियो जो है, ऑप्शन हम चलते हैं सीधे ऑप्शन सी की ओर, यानी 47 का सी हो जाएगा। कह रहे हैं कि पब्लिकली कंडेम साइलॉक फॉर हिज चार्जिंग द एक्सेस टू इंटरेस्ट, कह रहा है कि उसने पब्लिकली एंटोनियो ने पब्लिकली बोल दिया था या कह दिया था साइलॉक से वो नफरत करता है, किसके लिए, फॉर चार्जिंग एक्सेस टू इंटरेस्ट, यानी स्पेशली अतिरिक्त या अत्यधिक इंटरेस्ट, सूद या ब्याज लेने के वास्ते। ठीक है, लोगों पे वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, इससे वो बहुत नफरत करता है। इसी की वजह से साइलॉक जो है फ्रेंड्स नफरत करता है एंटोनियो से। 48 की बात करते हैं, 48 कहता है कि व्हाट डज पोर्सिया डिस्गाइज एज अ लायर वेंट एज रिमेम्बरेंस फॉर हर लीगल सर्विस, यानी एक लीगल सर्विस के लिए भी वह एक याद, रिमेम्बरेंस मतलब होता है एक याद के रूप में वह वहाँ पर पहुँचती है। तो ऐसा क्या है, तो 48 का ऑप्शन बताया था वो बी है। एक यहाँ रिंग का भी चर्चा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, किसका, रिंग का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए रिंग। क्या चाहती है, एक अपना अंगूठी चाहती है वो। When Antonio borrows the money on behalf of Bassanio from Shylock, what are the moneylender's term? अब देखिए कह रहा है कि एंटोनियो borrows the money on behalf of Bassanio, बेसिनियो की ओर से जब एंटोनियो साइलॉक से पैसे मांगता है तो वहाँ पूछ रहा है कि what are the moneylender's term, तो moneylender's जो होता है यानी साइलॉक का टर्म क्या है, तो 49 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नो इंटरेस्ट बट ए पाउंड ऑफ एंटोनियो फ्लेश इज द रिपेमेंट इज लेट। देखिए यही टर्म था कि हमें कोई ब्याज नहीं चाहिए, लेकिन अगर एंटोनियो समय से पैसा नहीं चुकता करता है तो उसके बॉडी से 1 पाउंड मांस ले लिया जाएगा। यह टर्म रहता है मनी लेंडर का, ठीक है, शर्त यही रहता है। हु सेज द फॉलोइंग बाई यंडर मून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई यंडर मून आई स्वीयर यू डू मी रॉन्ग, ये लाइन ध्यान रखिएगा। किसने बोला है, एक क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 का जो आंसर हो जाएगा वो ग्रेंटियानो है। ग्रेंटियानो किसको निर्देशित करके बोलता है, तो आपको बताता हूँ वो जेसिका है, सॉरी जेसिका नहीं नेरिसा है, ठीक है, नेरिसा को रेफर करते हुए, ठीक है, किसको, नेरिसा को ग्रेंटियानो बोलता है बाई अंडर मून, मतलब मैं चांद की कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि तुम मुझे धोखा देती हो, तुम मेरे साथ गलत करते हो। कौन बोलता है, ग्रेंटियानो किसको, नेरिसा से कहता है कि मैं चांद की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं कि तुम मेरे साथ गलत करते हो। क्लियर, लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द मेन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन द रोमन एम्पायर एट द टाइम ऑफ जूलियस सीजर वाज बिटवीन व्हाट टू ग्रुप, तो आपको बता दें 51 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिलिट्री लीडर्स और सीनेटर्स, ये आपस में लड़ाई करते हैं जूलियस सीजर में, ठीक है, मिलिट्री लीडर्स और सीनेटर्स, जो सीनेटर समझ रहे हैं ना, जो सभासद होते हैं, और जो मिलिट्री के लीडर्स हैं उसकी बात कर रहा है। तो मिलिट्री लीडर्स में जूलियस सीजर भी आता है, सीनेटर्स वगैरह जो षड्यंत्रकारी होते हैं उसकी बात कर रहा है। चलिए, इनके बीच युद्ध है, रोमन प्लेस है जूलियस सीजर। शेक्सपियर सीम्स टू हैव बेस्ड हिज प्लेस ऑन बायोग्राफी ऑफ जूलियस सीजर प्रोवाइडेड बाय व्हिच एंशिएंट हिस्टोरियन, तो वो प्लूटार्क ही हैं। जो प्लूटार्क है ना, प्लूटार्क का जो स्पेशल प्लूटार्क लाइफ्स जो है वो स्पेशली जो जूलियस सीजर जो है उसी पर बेस्ड है, ठीक है। 52 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 53 की बात करते हैं, व्हाई डज कैसियस लीव बिफोर ब्रूटस बिगिन एड्रेसिंग टू दी क्राउड इन द फोरन, तो आपको बता दें 53 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो कहता है
कि ही इज स्पीकिंग इल्सवेयर। व्हाई डज कैसियस लीव बिफोर ब्रूटस, यानी कैसियस कैसे ब्रूटस को पहले ही छोड़ देता है एड्रेसिंग द क्राउड ऑफ द फोरम, तो ही इज स्पीकिंग इल्सवेयर, यानी कहीं और वो बोल रहा होता है, यानी वह कहीं और बोल रहा है, उसकी वजह से यह क्या करता है, छोड़ देता है। नेक्स्ट है कि हाउ डिड सीजर फील रोम्स कॉफर, कॉफर का मतलब होता है कोस, यानी सीजर किस तरह से रोम का जो कोस है वो भरा अकॉर्डिंग टू एंटोनियो यूलॉजी, यूलॉजी का मतलब स्तुतिगान होता है, तो कह रहा है कैसे भरा, तो 54 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रैंसम, कलेक्टिंग रैंसम, रैंसम मतलब होता है फिरौती, समझ रहे हैं ना, फिरौती मांग करके जो सीजर का जो सीजर जो है रोम का जो कोस होता है फिरौती से भरा है। Where does Octavius go when he returns to Rome after Antoniology, तो कह रहे हैं कि कहाँ चला जाता है एक्टेवियस जब ही रिटर्न्स टू रोम आफ्टर एंटोनियोलॉजी, यानी जब वह रोम लौटता है एंटोनियो की यूलॉजी के बाद, तो कहाँ चला जाता है, तो 55 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंटोनिस हाउस पर चला जाता है ऑक्टेवियस। इन हिज यूलॉजी एंटोनी कॉन्टिन्यूसली रेफर्स टू, तो ऑप्शन आपको बता देते हैं 56 का जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, ब्रूटस और कैसियस। ठीक, अब रेफर्स टू ब्रूटस एंड कैसियस एज ऑनरेबल मैन। अब देखिए ऑनरेबल मैन की अगर बात करते हैं जूलियस सीजर में, तो किसको आया है, ब्रूटस और कैसियस आया है। ब्रूटस अच्छा व्यक्ति था लेकिन वह भी एक षड्यंत्रकारी ही था, और सीजर को मारने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, ऑनरेबल मैन, एक्चुअली बहुत देशभक्त था ब्रूटस। ठीक है, वो चाहता नहीं था कि सीजर अगर डिक्टेटर हो जाएगा तो रोम का जो साम्राज्य वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए वो उनका साथ षड्यंत्रकारियों का साथ देता है ब्रूटस। ऑनरेबल मैन आपको बताता है ब्रूटस और कैसियस। 57 की बात करते हैं कि व्हेन सीजर एंड हिज ग्रुप अराइव्ड एट द सीनेट हु इज वरीड दैट द असाइनेशन प्लॉट हैज बीन डिस्कवर्ड, तो 57 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वो है कैसियस। तो कह रहा है कि जब सीजर जो है ऑन हिज ग्रुप अराइव द सीनेट, जब सीजर और उसके जो ग्रुप होते हैं सीनेट पहुंचते हैं, तो कौन बहुत ही चिंतित है, दैट द असाइनेटेड प्लॉट ऑफ हिज बीन डिस्कवर्ड, तो बहुत चिंतित है वो है कैसियस है। ठीक है, कैसियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फर्स्ट टू स्टेप सीजर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कह सीजर को सबसे पहले तलवार से किसने घोंपा, खंजर से, तो वो है कैसका। ठीक है, इसमें दो सिन्ना है, एक पोएट सिन्ना है, एक षड्यंत्रकारी सिन्ना है, लेकिन किसने घोंपा सबसे पहले, वो है कैसका, यानी 58 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैसका। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रूटस टेल एंटोनी दैट देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ पीटी आफ्टर किलिंग सीजर। ब्रूटस जो है एंटोनी, मार्क एंटोनी से कहता है कि सीजर के मारने के बाद उसका हृदय जो है भर गया है, किससे, पीटी से, दया से भर गया है। मैंने कहा ना, मैं ये बड़ा सपोर्टर था जूलियस सीजर का, लेकिन ऐसे ऐसे लोग इसको समझा दिए, अपना ब्रूटस जो है षड्यंत्रकारियों की ओर हो गया, और फाइनली उसे मरवाने में इनका भी बड़ा हाथ रहा है। चलिए बात करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। वंस ही इज अलोन विथ सीजर्स बॉडी, यानी जब अकेले सीजर के बॉडी के पास था, हाउ डज एंटोनी से ही ट्रीटेड सीजर्स मर्डरर्स, तो किस प्रकार से सीजर के मर्डर से व्यवहार करता है, तो ये है आपको बता दें 60 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेंटली, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से वह मतलब क्या करता है, ट्रीट करता है उनके मर्डरर्स का। लेकिन आपको बता दें उसके बाद ये 3 लोग मिल करके, ऑक्टेवियस, मार्क एंटोनी और एक और 3 मिल करके, जिससे हम त्रिमूर्स बोलते हैं, वो तीनों रोमन एम्पायर को आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारी कहानी शुरू हो जाता है एंटोनियो और क्लियोपात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट MCQs ऑन विलियम शेक्सपियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।